हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार और फर्स्ट क्लास होंगे। चलिए, तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का। ठीक है, आ जाइएगा बेटा। ठीक है, सब लोग क्लास में, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीति यादव है, राम राम जी प्रीति। चलिए, सभी लोग अच्छे हैं भाई, मेरे सभी प्यारे बच्चे बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, शानदार है। तो आज का जो आपका टॉपिक हुआ है वो क्या है भैया? आज का आपका टॉपिक, हमारा टॉपिक रहने वाला है राजभाषा। ठीक है, हालांकि राजभाषा आयोग में आपको पढ़ा चुका था। ठीक है, जब मैं आपको आयोग पढ़ा रहा था तो मैं पहला राजभाषा आयोग आपको पढ़ा चुका था, जिसके अध्यक्ष श्री बीजी खैर साहब थे। लेकिन राजभाषा भी मुझे पढ़ानी है क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें आपको बोलता जाऊंगा, आप कुछ चीजों को लिखता जाना। ठीक है, और कुछ चीजों को मैं लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, ऐसे करके अपन करेंगे। आ जाइए भाई सब लोग। राजभाषा, राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक में उल्लिखित है। ठीक है, तो राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक में उल्लिखित है। क्लियर है, इसका वर्णन किया गया है। राजभाषा का मतलब क्या होता है? राजभाषा का मतलब होता है बेटा कि ऐसी भाषा जिसका प्रयोग हम सरकारी कार्यों में करेंगे। ठीक, राजकाज और सरकारी कार्यों में, ठीक है ना, प्रयोग की जाने वाली भाषा हम उसको राजभाषा कहेंगे। सिंपल सी बात है, राजभाषा का मतलब क्या है? ठीक है, आपसे कोई भी पूछे भैया राजभाषा का मतलब क्या है, तो सर साधारण सा मतलब है सरकारी कार्यों, सरकारी कार्यों कार्यों एवं राजकाज में, राजकाज में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा वाली भाषा, भाषा बेटा क्या है? राजभाषा कहलाती है। प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। राजभाषा कहलाती है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, देखो जैसे कि मुगलों के समय में फारसी रही, ठीक है, जो उनकी राजभाषा थी। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी रही। ठीक है, अभी वर्तमान में बच्चे हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो राजभाषा का क्या अभिप्राय होता है? राजभाषा का मतलब ये होता है बच्चे कि राजकाज अथवा राज्य के कार्यों में या सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसी भाषा, ठीक है, जिसका प्रयोग राजकीय कार्यों में या सरकारी कार्यों में किया जाता है। ठीक है, तो मैंने लिखा बच्चे वही राजकीय एवं सरकारी कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या क्या कहते हैं? उसको हम बच्चे राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? उसको राजभाषा कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक कोई इशू तो नहीं बच्चे? इसके अलावा मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताता हूं, ठीक है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपके लिए जरूरी है। अगर मैं अपनी देश की बात करूं तो हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारत देश में बच्चे लगभग 1652, कितना? 1652, 1652 या उससे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और इनमें से 63 भाषाएं ऐसी हैं जो विदेशी हैं। ठीक है, तो ये देखना कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अरे बाप रे! तभी तो कहते हैं कि हमारा भारत विविधताओं का देश है। क्यों बोलते हैं विविधताओं का देश? इसलिए कि भारत में 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। जी हाँ बच्चों, ठीक है, हमारे भारत में बेटा 1652 से ज्यादा, 1652 प्लस 1652 से ज्यादा भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। अब इन 1652 भाषाओं में बच्चे, ठीक है, 63 भाषाएं तो लगभग विदेशी हैं। ठीक है, जिनमें से 63 भाषाएं विदेशी हैं, जिनमें से 63 भाषाएं
विदेशी हैं, 63 भाषाएं विदेशी हैं, जिनमें से 63 भाषाएं कैसी हैं भैया जी, जिनमें से 63 भाषाएं विदेशी हैं, 63 भाषाएं विदेशी हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसलिए बोला जाता है बच्चे कि हमारा देश ठीक विविधताओं का देश है। चलिए, लेकिन अगर मैं बात बताऊं, ठीक है सर, ये जो जितनी भी भाषाएं बोली जा रही हैं 1652, ठीक है, जो आंकड़ा मैंने यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया, इन 1652 भाषाओं में से जो सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र पर, ये पूछा जा सकता है ना कि भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर कौन सी भाषाएं बोली जाती है बच्चे, तो वो हिंदी है। बात समझ में आ रही है? तो भारत में हिंदी भाषा जो है वो सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। लगभग आप ये मान के चलिए कि हमारे देश के 46% हिस्से पर हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख देता हूं। ठीक है, इनमें से हिंदी सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली जाती है लगभग 40% हिस्से पर, हमारे देश के लगभग 40% हिस्से पर बोली जाती है, हमारे देश के लगभग 40% हिस्से पर बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। बोली जाती है। ठीक है जी, क्लियर हुआ भैया? चलिए, तो देश के लगभग 40% हिस्से पर भैया जी कौन सी, ठीक है, हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक बहुत आश्चर्य की बात है। चलिए, ठीक है, अभी अगर हम वर्तमान में बात करें तो 9 राज्य ऐसे हैं जिन 9 राज्यों के विधानमंडल ने बाकायदा, ठीक है ना, एक अधिनियम बनाकर, ठीक है, अपनी राजभाषा को हिंदी घोषित कर दिया है। तो वर्तमान में 9 राज्य, जिन 9 राज्यों के विधानमंडल ने बेटा बाकायदा कानून बनाकर अपनी राजभाषा को, मतलब अपने राज्य की राजभाषा को बेटा क्या, अपने राज्य की राजभाषा को हिंदी घोषित कर दिया है। 9 राज्य हैं, मैं है ना, तो मैं लिख सकता हूं बच्चे कि 9 राज्यों में हिंदी वर्तमान में राजभाषा के रूप में अधिनियमित है। ठीक है, तो वर्तमान में 9 राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में अधिकृत है। वर्तमान में 9 राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में अधिकृत है। ठीक है बेटा, 9 राज्यों में, वो 9 राज्य कौन कौन से होंगे, तो उसमें हमारा और आपका उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, बताओ उत्तर प्रदेश होगा कि नहीं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के 10 दक्षिण में, ठीक है, इसमें बेटा मध्य प्रदेश भी होगा। बोलो बच्चे, मध्य प्रदेश होगा कि नहीं? सर बिल्कुल होगा। ठीक है, इसमें आपका झारखंड होगा, ठीक है ना, इसमें उत्तराखंड होगा, इसमें आपका झारखंड होगा, इसमें आपका भैया जी उत्तराखंड होगा। अभी तो 4 ही हुए हैं, और बताओ आप कौन कौन से हो सकते हैं? जो हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है, वहीं के राज्य के विधानमंडल ने तो बेटा हिंदी को राजभाषा के रूप में अधिकृत किया होगा। तो आप बताओ कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, और बताओ बच्चे, क्या बिहार होगा? बिल्कुल होगा सर। क्या छत्तीसगढ़ होगा? बिल्कुल होगा सर। क्या राजस्थान होगा? बिल्कुल होगा सर। क्या हरियाणा होगा? बिल्कुल होगा सर। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल होगा सर। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या होगा? मध्य प्रदेश हो गया। छत्तीसगढ़ होगा? बिल्कुल होगा सर, छत्तीसगढ़। राजस्थान होगा सर? बिल्कुल होगा सर, राजस्थान भी होगा। ठीक है, हरियाणा होगा सर? बिल्कुल सर, हरियाणा भी होगा इनमें। हिमाचल होगा? जी साहब बिल्कुल, हिमाचल भी होगा। देखना 9 हुए बेटा, हिमाचल भी होगा। इनफैक्ट हरियाणा तो मैंने आपको बताया ही है कि हरियाणा तो बना ही पंजाब से अलग होकर बेटा इस आधार पर है कि वहां पे हिंदी भाषा भाषी समूह के लोग रहते हैं। हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया बेटा, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और राजस्थान। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, तो अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 ही हुए भैया जी। आप बोल रहे थे सर कि लगभग 9 राज्यों में, तो बेटा ये जो 9 राज्य हैं, इन 9 राज्यों में एक यूटी भी है। ठीक है, इन 9 राज्यों में क्या है?
9 राज्यों में एक यूटी है। अब आप बताओ बेटा वो यूटी कौन सा होगा, तो वो यूटी होगा बच्चे आपका एनसीटी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली। ठीक है, तो वो जो 9 राज्य है ना, 9 में बेटा ठीक है एक यूटीवी है, एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है जो कि एक यूनियन टेरिटोरी है। तो क्लियर है, तो वर्तमान में 9 राज्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में बेटा बोला जा रहा है। ये बाकायदा अधिकृत है, ये बाकायदा क्या है, अधिकृत है बाकायदा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं उन प्रादेशिक भाषाओं में हिंदी को समझने वाले और बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो वास्तव में राजभाषा पर जो सबसे ज्यादा ठीक है ना समर्थन प्राप्त होता है, जो सबसे ज्यादा भार है राजभाषा बनाई जाने को, ठीक है, वो किसका है भैया जी, हिंदी का है। क्योंकि हिंदी को बोलने समझने वाले सबसे ज्यादा है, तो इसलिए हिंदी राजभाषा बननी चाहिए। ठीक है, इस ओर सबसे ज्यादा तर्क है और वास्तव में हिंदी हमारी राजभाषा है भी। ठीक है, हिंदी राजभाषा है भी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या समझते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझते हैं। आइए इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चलिए सबसे पहले बच्चे ये बात है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ठीक है 1947 की। तो वर्ष 1947 में मतलब लगभग आप ये मान के चलिए कि जब हमारा देश आजादी हुआ था, ठीक है ना, बिल्कुल अभी नया नया हमारा देश आजाद हुआ था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ठीक है ना, 1947 के समय बच्चे, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में जो बोले जाने वाली भाषा थी वो बेटा हिंदी थी। ठीक है ना, तो इसी वजह से 1947 में हिंदी को राजभाषा का, ठीक है, स्थान प्राप्त हुआ, हिंदी को राजभाषा बनाया। लेकिन बच्चे ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र जो हिंदी नहीं बोलते थे, उन्होंने इस बात को विरोध किया कि नहीं भाई, हिंदी को आप राजभाषा कैसे बना सकते हैं, किस आधार पर आप हिंदी को राजभाषा बना सकते हैं। और ये खासकर जो डिमांड आई है, जो मांग आई है, उन क्षेत्रों से आई जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र थे, ठीक है, जैसे कि बेसिकली दक्षिण भारत के राज्यों से ये ज्यादातर डिमांड थी। क्लियर है। इसके बाद संविधान सभा में बेटा इस प्रश्न पर विचार हुआ और ये विचार 11 से लेकर 14 सितंबर 1949 तक विचार हुआ कि किस भाषा को हम राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करें। राजभाषा का मतलब क्या, राजभाषा का मतलब है कि सब ऐसी भाषा जो सरकारी कार्यों में राजकाज में प्रयोग में लाई जाएगी। तो 11 से 14 सितंबर 1949, ठीक है, इस बीच संविधान सभा में बहुत जबरदस्त बहस हुई कि हमारे देश की हमारी राजभाषा क्या होनी चाहिए। इसके बाद के.एम. मुंशी और जो गोपाल स्वामी आयंगर थे, संविधान सभा के सदस्य थे, इसमें भी दोनों के दोनों प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो के.एम. मुंशी और गोपाल स्वामी आयंगर दोनों के एक फॉर्मूले के आधार पर यह तय हुआ कि भाई अब जो राजभाषा होगी हमारी वो हिंदी ही होगी। और इस बात को उन्होंने तय किया था 14 सितंबर को। इसलिए आपको पता है कि 14 सितंबर को हम हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है, 14 सितंबर को हम हर वर्ष किसके रूप में, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बोलो मनाते हैं कि नहीं। चलिए तो एक बार इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए मैं एक बार फिर से बताता हूं। राजभाषा का मतलब क्या होता है, सरकारी कार्यों एवं राजकीय कार्यों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा ही राजभाषा कहलाती है। भारत में वर्तमान में 1552 से ज्यादा, ठीक है, ये आंकड़ा, जरा इस आंकड़ा पे गौर करो कि 1552 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 63 भाषाएं तो ऐसी हैं जो विदेशी हैं, बेसिकली जिनका ओरिजिन हमारा भारत है ही नहीं, जो विदेशी भाषाएं हैं वो 63 से ज्यादा है। ये प्रश्न आपकी हिंदी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनमें से हिंदी सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। इनमें से ध्यान रखना, इनमें से बच्चे हिंदी सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनमें से हिंदी सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। अगेन, इनमें से बेटा हिंदी सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, इनमें से हिंदी सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। लगभग 40% हिस्से पर हिंदी बोली जाती है, 46% हिस्से पर। वर्तमान में 9 राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में अधिकृत है। 9 राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में क्या है, अधिकृत है, जिनमें से उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा है, हिमाचल और एनसीटी दिल्ली है। अब ये जो 9 राज्य है, इन 9 राज्यों में बेटा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को मिलाकर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ठीक है,
यहीं से हमने अपनी कहानी शुरू की थी कि जब हमारा देश बेटा आजाद हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, अगर हमारी भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा क्षेत्र पर बोली जाने वाली कोई भी भाषा थी तो वो हिंदी थी। बस पश्चात भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल बोली जाने वाली भाषा ठीक है, हिंदी थी। बात समझ पा रही है बच्चे? कौन सी थी? हिंदी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी थी। तो कुल मिलाकर बच्चे इसी कारण से, ठीक है, इसी तर्क को आधार बनाते हुए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसी तर्क को आधार बनाते हुए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो बेटा इसी तर्क को आधार बनाते हुए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया जी। किसको? हिंदी को। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई बच्चे। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चे कि हिंदी राजभाषा होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, इस पर संविधान सभा में बहस चली। अब तीसरा क्या हुआ बच्चे कि संविधान सभा में बहस चली क्योंकि गैर हिंदी भाषी वाले राज्यों ने इसका विरोध किया। जब गैर हिंदी भाषी वाले राज्यों ने विरोध किया तो संविधान सभा में बेटा, ठीक है, बहस चली। संविधान सभा में बहस हुई कि क्या हिंदी राजभाषा होनी चाहिए अथवा नहीं। ठीक है ना, और ये बहस चली 11 से 14 सितंबर। ठीक है ना, सितंबर 1949 ये बहस चली 11 से 14 सितंबर। जबरदस्त बहस चली, धुआंधार बहस चली। और फिर उसके बाद हमारे संविधान सभा की जो नियम समिति थी, नियम समिति आपको पता है बच्चों उसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो हमारे संविधान सभा की नियम समिति थी, नियम समिति ने 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया। इसी नियम समिति ने 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया। बात समझ पा रही है? तो नियम समिति ने भैया जी क्या किया, नियम समिति ने 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया कि भाई हिंदी राजभाषा बन गई। इसी कारण आप लिख लेना है, इसी कारण 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये जो राजभाषा है मैंने आपको बताया, ये राजभाषा बेटा हमारे संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक में है। ठीक है, इसके 4 शीर्षक है। ये जो राजभाषा है ये 4 शीर्षक के अंतर्गत है हमारे संविधान में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इस बात को। ये जो भैया जी राजभाषा है कहां पर है, भाग 17 में है। भाग 17 में है राजभाषा। ठीक है ना, राजभाषा जी कहां पर है, राजभाषा भैया जी भाग 17 में है और आर्टिकल 343 से 351 तक में है। 351 तक में है। तो ये जो राजभाषा है ना, ये राजभाषा भैया 4 शीर्षक के अंतर्गत है। ये बात ध्यान रखना, ये राजभाषा भैया जी कितने, 4 शीर्षक के अंतर्गत है। ठीक है, सबसे पहले है आती है इसमें संघ की राजभाषा जो आर्टिकल 343 से 344 में है। तो सबसे पहले संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा
राजभाषा जो आर्टिकल 343 से 344 तक है, मतलब दो आर्टिकल्स में है, 343 और 344 में संघ की राजभाषा। ठीक है सर, दो आर्टिकल में है, 343 से 344 में संघ की राजभाषा। तो सबसे पहले इसमें आती है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। दूसरा है बच्चे राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं। क्या? राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं, दूसरा इसमें आता है राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं, राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं। राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं। अब ये जो राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं हैं ये 345 से 347 के अंतर्गत आता है। ये 345 से 347 के अंतर्गत आता है राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं। 345 से 347 कुल मिलाकर 45, 46 और 47 तीन आर्टिकल आते हैं बेटा इसके अंतर्गत। इसके बाद आती है आपकी तीसरी, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाएं। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषाएं, हाई कोर्ट की भाषाएं, हाई कोर्ट की भाषा। इसमें दो आर्टिकल आते हैं 348 और 349। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा में बेटा, ठीक है, दो आर्टिकल आ गए 348 और 349, 348 और 349। ठीक है, इसके बाद जो इसका चौथा पार्ट है बच्चे राजभाषा का, वो है भाषा संबंधी विशेष दिशा निर्देश। ठीक है, भाषा संबंधी विशेष दिशा निर्देश, भाषा संबंधी विशेष दिशा निर्देश, विशेष दिशा निर्देश, दिशा निर्देश। ठीक है, और ये है 350 से 351। ये भैया जी 350 से 351, 350 से 351। राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 में है। राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 में है, आर्टिकल 343 से 351 में है। ठीक है, संघ की राजभाषा 343 से 344 में है। संघ की राजभाषा 343 से 344 में है। राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347 में है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा 348 से 349 में है। भाषा संबंधी विशेष दिशा निर्देश 350 से 351 में है। क्लियर है? अच्छा, अब यूं तो मैं बोलूं बच्चे कि इतना ही बहुत है, ठीक है ना, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं तो इसका मतलब है कि आपकी राजभाषा क्लियर हो गई, लेकिन फिर भी मैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 पे। सबसे पहले हम बेटा 343 पे आते हैं। 343 में ये बोला है बेटा कि हमारे संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बोला है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, हिंदी होगी। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। लिपि देवनागरी लिपि होगी, लिपि देवनागरी लिपि होगी। लिपि कौन सी होगी बेटा? लिपि देवनागरी लिपि होगी, देवनागरी लिपि। और अगर हमें, ठीक है, संघ की राज की भाषा में गणितीय मान लिखनी है, कोई भी गणितीय मान लिखते हैं, गणितीय मान, गणितीय मान, तो हम देवनागरी लिपि में नहीं लिखेंगे। गणितीय मान को हम बच्चे उसी विदेशी पद्धति में लिखेंगे। विदेशी पद्धति आप समझ गए, 1 2 3 4 5 6 विदेशी पद्धति मतलब इस तरह से, इस तरह के अंक बनाएंगे, 1 2 3 4, इस तरह के अंक बनाएंगे विदेशी पद्धति में। इसमें ये बोला गया, तो इसमें क्या बोला गया? संघ की राजभाषा, बोलो मेरे साथ, संघ की राजभाषा बेटा क्या होगी? हिंदी होगी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये बात ध्यान रखना, अगर हम गणितीय मान या संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो संख्याओं के प्रयोग का जो मानक होगा वो अंतरराष्ट्रीय होगा। विदेशी पद्धति का मतलब है संख्याओं के प्रयोग का, संख्याओं के प्रयोग का मानक अंतरराष्ट्रीय होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा। संख्याओं के प्रयोग का मानक कैसा होगा बेटा? अंतरराष्ट्रीय, मतलब वही विदेशी पद्धति होगी। न्यूमेरिक वैल्यू जो हम 1 2 3 4 लिखते हैं ये वाली होंगी। ठीक है, तो मैं फिर से आपको एक बार बोल रहा हूं कि आर्टिकल 343 में बोला है कि हिंदी को हम संघ की राजभाषा के रूप में, देवनागरी लिपि को संघ की लिपि के रूप में, ठीक है, स्वीकार करते हैं। इसके अलावा, ठीक है ना, जो हम संख्याओं का प्रयोग करेंगे तो संख्याओं को प्रयोग करने के लिए जो हम मानक, ठीक है ना, संख्याओं का प्रयोग करने के लिए जो हम मानक
प्रस्तुत करते हैं वो बेसिकली, ठीक है, देवनागरी वाले नहीं होंगे, ठीक है, वो आपके अंतरराष्ट्रीय पद्धति होगी, वो हमारी विदेशी पद्धति होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये बात इसमें बोली गई है आर्टिकल, हालांकि ये बात आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में बोली गई है। किसमें बोली गई है? 343 क्लॉज 1 में बोली गई है कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी, ठीक है, लिपि, ठीक है, संघ की जो राजलिपि होगी वो देवनागरी, गणतिमान या संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हम वही विदेशी पद्धति या, ठीक है ना, संख्याओं की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को स्वीकार करेंगे, या फिर हम किसकी बेटा? संख्याओं की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को स्वीकार करेंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा। ठीक है, किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा, ये बात सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, ये क्या है बेटा? 343 क्लॉज 1 है। ठीक है, क्लियर है? 343 क्लॉज 1। अब मुझे बताओ, कभी भूलने की तो नहीं 343 क्लॉज 1 को? ठीक है भैया, कभी भूलने की तो नहीं 343 क्लॉज 1 को? कभी नहीं भूलोगे ना? बताओ मुझे, कभी तो नहीं भूलोगे? नहीं सर, कभी नहीं भूलने के 343 क्लॉज 1 को। 343 क्लॉज 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया 343 क्लॉज 1। आगे चलते हैं, ठीक है, 344 पर। ठीक है जी, किस पे चलते हैं? 344 पर। अभी जो बच्चे, ठीक है, आर्टिकल 344 343 क्लॉज 2, माफ करना, आगे चलते हैं बच्चे 343 क्लॉज 2। 343 क्लॉज 2 बोलता है कि भाई हिंदी को हमने राज्य की भाषा तो माना है, ठीक है, हिंदी को राज्य की भाषा का दर्जा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। हिंदी को राज्य की भाषा का दर्जा तो दे दिया, दर्जा तो दे दिया, है ना, लेकिन फिर भी आगे आने वाले 15 वर्षों तक, आगे आने वाले 15 वर्षों तक राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा। 15 वर्षों तक राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा। राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा, का प्रयोग भी होता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा आगे आने वाले 15 वर्षों तक राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? ये किस में बोला है बच्चे? आर्टिकल 343 क्लॉज 2 में। ठीक है, तो इसमें ये बोला मेरे प्यारे बच्चे कि कुल मिलाकर हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हो गया। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संपूर्ण संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा का स्थान, ठीक है, दर्जा प्राप्त हो गया था। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चे अभी तक अंग्रेजों के समय से, ठीक है ना, सौ सालों से हम राजभाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे थे। तो एकदम से तो अंग्रेजी की आदत खत्म नहीं हो जाएगी ना। एकदम से जो बाबू है, जो लिपिक है बेटा, ठीक है, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, तो एकदम से तो अंग्रेजी की व्यवस्था खत्म नहीं हो जाएगी। तो इसलिए बोला बच्चे कि संविधान के लागू हो जाने के बाद, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद आगे आने वाले, ठीक है, 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। ठीक है, इस संबंध में, ठीक है, संसद को कानून बनाकर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर तो आगे आने वाले 15 वर्षों तक राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। जैसे ही 15 वर्ष खत्म हो जाए, तब संसद को कानून बनाकर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है कि वह अंग्रेजी को, ठीक है, आगे कंटिन्यू करे, ठीक है ना, एक दूसरी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को आगे कंटिन्यू करे या बिल्कुल खत्म कर दे। अंग्रेजी को आगे कंटिन्यू करे या अंग्रेजी को बिल्कुल खत्म कर दे। ठीक है, तो संसद को कानून बनाकर यह निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। यह निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। यह निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।
ठीक है जी। तो संसद को कानून बनाकर बेटा ये निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। कौन सा निर्णय लेने का? कि अब आगे ठीक है अंग्रेजी को कंटिन्यू किया जाएगा अथवा नहीं, या फिर बच्चे अंग्रेजी को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद इसी संबंध में एक राजभाषा अधिनियम 1963 बनता है, जरा उसको देखो बेटा। इसी संबंध में एक राजभाषा अधिनियम 1963 आता है, राजभाषा अधिनियम 1963। ये राजभाषा अधिनियम 1963 बोलता है कि हिंदी तो राज्य की भाषा बनी रहेगी, हिंदी राज्य की भाषा बनी रहेगी, हिंदी राज्य की भाषा बनी रहेगी, बनी रहेगी, तथा साथ ही अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा, तथा साथ ही अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा, अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा। ठीक है, होता रहेगा। होता रहेगा। तो भाई हिंदी तो राज्य की भाषा बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग होता रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? अच्छा, कब तक होता रहेगा ये नहीं बोला, बस यही बोला कि भैया जी हिंदी का प्रयोग मतलब हिंदी तो राजभाषा है ही, लेकिन अंग्रेजी का भी प्रयोग होता ही रहेगा। देखिए, इसके बाद फिर राजभाषा संशोधन अधिनियम आया 5 साल बाद 1967 में। फिर 5 साल बाद राजभाषा संशोधन अधिनियम आया 1967 में। राजभाषा संशोधन अधिनियम 5 साल बाद आया। राजभाषा संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम अधिनियम 1967 में। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में आता है और वो कहता है, ठीक है, कोई भी बेटा ऐसा राज्य, कोई भी, ठीक है, जब तक कोई भी एक ऐसा राज्य, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मैं समझा दूंगा, पहले लिख लेते हैं। जब तक कोई भी एक ऐसा राज्य, कोई भी एक ऐसा राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में, ठीक है ना, अधिनियमित नहीं किया, तो जब तक कोई भी ऐसा राज्य, कोई भी ऐसा राज्य जिसने हिंदी को, जिसने हिंदी को, हिंदी को राजभाषा के रूप में अधिनियमित नहीं किया, रूप में अधिनियमित नहीं किया, नहीं किया, मतलब जिसने अभी तक हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया, जिसने बेटा अभी तक हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया, कहने का आशय क्या है, जिसने अभी तक हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया। तो ऐसा कोई भी राज्य, ठीक है, जब तक कोई भी ऐसा राज्य जिसने, ठीक है, जिसने बेटा हिंदी को राजभाषा के रूप में अधिनियमित नहीं किया, ठीक है, अगर वो इस बात की सिफारिश नहीं करता, ठीक है, वो इस बात की सिफारिश नहीं करता कि हिंदी को मेरी राजभाषा बना दो, अगर ऐसे कोई भी एक राज्य छूट गया, कोई भी एक राज्य बच्चे छूट गया, ठीक है, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अधिनियमित नहीं किया है, अगर कोई भी एक राज्य, इसलिए बोला है जब तक कोई भी एक ऐसा राज्य जिसने, उल्टा हो गया बेटा, जिसने, जिसने, जिसने अभी तक हिंदी को राजभाषा के रूप में अधिनियमित नहीं किया, तब तक अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता रहेगा, तब तक अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता रहेगा, राजभाषा के रूप में प्रयोग होता रहेगा, प्रयोग होता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बेटा। तब तक किसका? तब तक भैया जी अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता रहेगा। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी अनिश्चित काल तक बेटा, ठीक है ना, राजभाषा के तौर पर प्रयोग होती रहेगी राजकीय कार्यों में, हिंदी के साथ साथ, ठीक है, हिंदी के साथ साथ। ठीक है, तो ये है बच्चे आपका आर्टिकल 343।
लेकिन आर्टिकल 343 के बाद मैं आर्टिकल 344 आपको बताऊंगा, लेकिन 344 से पहले मैं आपको 345 बता देता हूं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा या 345, तो मैं 345 बता देता हूं, ये बहुत जरूरी है। 345 बोलता है कि अपने राज्यों की प्रादेशिक भाषाएं, ठीक है। 345 में ठीक राज्यों की राज्य की भाषाओं के बारे में बोला गया है ना 345 में, ठीक है। हाँ, ठीक है, राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं, राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं 345 में। तो 345 में बेटा राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, इसमें क्या बोला गया है, राज्य अथवा प्रादेशिक भाषा में भैया आर्टिकल 345 में। तो आर्टिकल 345 राज्य अथवा प्रादेशिक भाषा में ये बोला गया है कि बेटा ठीक है ना, जब तक कोई भी राज्य विधानमंडल, जब तक कोई भी राज्य विधानमंडल हिंदी को अपनी राज्य की भाषा नहीं चुन लेता, हिंदी को अपनी राज्य की भाषा नहीं चुन लेता, राज्य की भाषा नहीं चुन लेता, नहीं सेलेक्ट कर लेता, ठीक है बेटा। जब तक कोई भी राज्य का विधानमंडल, मैंने क्या बोला बेटा, जब तक कोई भी राज्य का विधानमंडल ठीक है अपने राज्य की कार्यों के लिए हिंदी को या किसी अन्य भाषा को बेटा नहीं चुन लेता, हिंदी या कोई अन्य भाषा भी हो सकती है, हिंदी या कोई अन्य भाषा, हिंदी या कोई भी अन्य रीजनल लैंग्वेज या फिर कोई अन्य रीजनल लैंग्वेज, रीजनल का मतलब है प्रादेशिक भाषा, कोई भी अन्य रीजनल लैंग्वेज, कोई भी अन्य रीजनल लैंग्वेज, ठीक है बच्चे ध्यान रखना। तो हिंदी अथवा कोई भी अन्य रीजनल लैंग्वेज को राज्य की भाषा नहीं सेलेक्ट कर लेता, राज्य की भाषा नहीं सेलेक्ट कर लेता, कर लेता, कर लेता, तब तक अंग्रेजी का, तब तक अंग्रेजी का, तब तक अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता रहेगा। तो सर तब तक अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता रहेगा, राजभाषा के रूप में प्रयोग होता रहेगा, रूप में प्रयोग होता रहेगा, प्रयोग होता रहेगा। तब तक अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता रहेगा। तो इसमें बोला गया है कि भाई जब तक कोई भी राज्य विधान ठीक है मंडल हिंदी या अन्य किसी रीजनल लैंग्वेज को अपनी राज्य की भाषा नहीं सेलेक्ट कर लेता, तब तक अंग्रेजी को राज्य की भाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, ठीक है। अब 9 राज्य ऐसे हैं, 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा, ठीक है बेटा, उनके विधानमंडल ने बना लिया है। तो 9 राज्य जिनकी राजभाषा हिंदी है, जिनकी राजभाषा हिंदी है, बाकायदा उन राज्यों के विधानमंडल ने बेटा अधिनियम बनाकर अपनी राजभाषा को हिंदी चुन लिया है। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो 9 राज्य कौन से हैं? फटाफट से आप बताएंगे, ठीक है। मैं बता चुका हूं पूर्व में, लिखो बेटा वो 9 राज्य कौन से हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा सेलेक्ट कर लिया है, जिन राज्यों के विधानमंडल ने कानून बनाकर हिंदी को अपनी राजभाषा बना लिया है। वो 9 राज्य कौन से हैं? मुझे जल्दी से बताओ भैया जी, वो 9 राज्य हैं कौन कौन से? तो सर उन 9 राज्यों में ठीक ना उत्तर प्रदेश आ जाता है हमारा, उन 9 राज्यों में बच्चे उत्तराखंड आ जाता है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश से निकला हुआ छत्तीसगढ़ आ जाता है, उसके बाद बच्चे बिहार आ जाता है, बिहार से निकला हुआ झारखंड आ जाता है, झारखंड आ जाता है, फिर जी राजस्थान आ जाता है, राजस्थान के बराबर में पंजाब से अलग हुआ ठीक है ना हिंदी भाषा के आधार पर हमारा हरियाणा आ जाता है, हरियाणा के ऊपर बच्चे ठीक है हिमाचल आ जाता है, हिमाचल आ जाता है, और एनसीटी दिल्ली आ जाती है। ये 9 राज्य आपको याद करने हैं, ठीक है। 9 हुए, 1 2 3 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ज्यादा लिख लिया क्या हमने? है भाई, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया,
जी बेटा, और दिल्ली हो गया, ठीक है, 9 राज्य। तो वहां पर हमने कोई मिस कर दिया था, यहां तो 10 बैठ रहे हैं, वहां पर हमने कोई मिस कर दिया था क्या? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां पे बिहार नहीं है बेटा, बिहार भी था। 9 राज्य का मतलब बच्चे, ठीक है, माफ करना, बिहार भी है प्लस 1 यूटी, बिहार भी है प्लस 1 यूटी, बिहार भी है 1 यूटी, ठीक है। मेरे दिमाग से बेटा कैसे स्लिप हो गया, ठीक है, बिहार भी है प्लस 1 यूटी, ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। जी हाँ जी, बहुत अच्छे, ठीक है सर, बिहार भी है, बिहार ने भी, और 1 यूटी हो गया, तो 9 राज्य है प्लस 1 यूटी, 9 राज्य है 1 यूटी, 1 यूटी, ठीक है। चलो, पता नहीं यार कैसे मिस हो गया, 1 यूटी। अब इसके बाद बच्चे, ठीक है ना, ये तो हो गया। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी दूसरी भाषा, ठीक है, जिन्होंने हिंदी को अपनी द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। आपसे पूछ सकता है, कुछ राज्य ऐसे भी हैं बेटा जिन्होंने हिंदी को द्वितीय द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी है, के रूप में मान्यता, हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, ठीक है भैया। तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी, कुछ राज्य ऐसे भी हैं भैया जिन्होंने हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी, हिंदी को। अब वो कुछ राज्य कौन कौन से ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को बेटा द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी? तो देखो, महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ बने हैं, ध्यान रखना, महाराष्ट्र गुजरात 1960 में बने हैं बेटा, बंबई से पृथक होकर। महाराष्ट्र गुजरात, इन दोनों ने हिंदी को अपनी द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है ना, पंजाब और चंडीगढ़ ये 1966 में एक साथ बने हैं, 3, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। तो हरियाणा ने तो हिंदी को प्रथम, जबकि पंजाब और चंडीगढ़ ने बेटा हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। और इसके अलावा एक हमारा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो एक सर कौन सा? एक अंडमान निकोबार, एक अंडमान निकोबार। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। तो 9 राज्य, ठीक है, 9 राज्य हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चे, 9 राज्य हैं जिन्होंने राजभाषा हिंदी को, 9 राज्य हैं बेटा जिन्होंने राजभाषा, ठीक है, हिंदी को, ठीक है, चुना है। वह 9 राज्य कौन कौन से हैं सर? उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और एनसीटी दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद जिन्होंने हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी है, तो हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाले महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, ठीक है, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार, जिन्होंने हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में। लेकिन एक प्रश्न आता है बेटा आपके एग्जाम में, जिन्होंने अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी है, ऐसे राज्य जिन्होंने अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी है, जिन्होंने अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी है, रूप में मान्यता दी है, मान्यता प्रदान की है, ठीक है जी। जिन्होंने बेटा किसको? जिन्होंने अंग्रेजी को राज्य की भाषा के रूप में। तो ये जितने भी राज्य आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है ना, इनकी एक ट्रिक है MMAP, ठीक है ना, MMAP, इनकी ट्रिक है MM मेघालय, M मेघालय, M मिजोरम, A अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, ठीक है ना, और P4 MMAP। P4 बताओ बेटा क्या होगा? MMAN, सॉरी माफ करना, MMAN, MMAP नहीं, MMAN, माफ करना, MMAN। तो मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड, MMAN, मैं P बोल गया। चलिए, आज बड़ी टंग स्लिप हो रही है, आज यार ठंडी भी है आज मैं पैरों में सॉक्स पहन के नहीं आया भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि बड़ी ठंड है। तो मेघालय,
मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड। ठीक है, एक बार प्लीज सब लोग थम्स अप कर दो कि हाँ भाई ये समझ में आ रही है सर। ठीक है, इसमें कोई नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सर बड़े अच्छे से क्लियर हो गए, बड़े अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है, एक बार बता दो, है ना। 344 बचा हुआ है, 344 को मैं जरूर बताऊंगा, परेशान नहीं होना किसी को। हाँ, 9 राज्य हैं जी। बिहार भी हिंदी लैंग्वेज स्टेट है, जिसकी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, जिसकी राजभाषा हिंदी है, बिहार भी है। सही कह रहे हो यार, 10 मिनट बचे हैं, मैं जाके पहन लूं। चलो अब 10 मिनट के लिए क्या पहनूं। चलो देखो, एक बार फिर से देखो, यहाँ पर एक बार फिर से देखो, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, है ना। ठीक है, मैं आराम से खत्म कर लूंगा इसको, थोड़ा 10-15-20 मिनट की फालतू क्लास हो जाएगी। लेकिन देखो, राजभाषा, राजभाषा भारतीय संविधान के बेटा भाग 17 में है। बोलो क्लियर हुआ। ठीक है, सभी बाबुओं को, राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 में है। राजभाषा, राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 में है, 343 से 351 में है। राजभाषा का मतलब क्या है बेटा। ठीक है, सरकारी कार्यों और, ठीक है, राजकीय कार्यों में, सरकारी कार्य और बेटा राजकीय कार्यों में, मतलब राजकाज में, राजकीय कार्यों में। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क में बच्चे राजकीय कार्यों में, ठीक है, प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। ठीक है, भारत में 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, 63 भाषाएं अकेली विदेशी हैं। इनमें से हिंदी सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र पर बोली जाती है। ठीक है, इसी व्याप पर हिंदी को हमने राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। और दूसरा, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने के पीछे एक और रीजन है कि हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए हैं, तो हम औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित नहीं है, इस वजह से और हमने हिंदी को बच्चे राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दी। तो इनमें से हिंदी सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में, ठीक है सुनिएगा, इनमें से हिंदी सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, और हिंदी जो है वह लगभग 40% क्षेत्र पर, ठीक है ध्यान रखना, हिंदी जो है, हिंदी लगभग 40% हिस्से पर बोली जाती है। हिंदी 40% हिस्से पर बोली जाती है। हिंदी 40% हिस्से पर बोली जाती है, 40% हिस्से पर बोली जाती है हिंदी। ठीक है, वर्तमान में 9 राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में अधिकृत है। ठीक है ना, 9 राज्य प्लस 1 यूटी, तो 9+1 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है प्लीज बच्चे, ठीक है ये बात आप ध्यान रखना, किसका 9+1 का कॉन्सेप्ट है, 9+1 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए जी, और वो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, एनसीटी दिल्ली और बिहार है वो, है ना जी। इसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको बताऊं, पवन कुमार, ठीक है, अंकित सिंह, अजय कुमार वर्मा, सर्वेश कुमार गौतम। शादी की पार्टी कब है? चलो, तो इसलिए यहां पर ध्यान दो आप लोग। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बेटा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल हिंदी बोली जाती थी, लगभग 40% हिस्से पर, है ना, 40% हिस्से पर बोली जाती थी। इसी तर्क के आधार पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। गैर हिंदी भाषियों ने इसका विरोध किया। फिर क्या किया बेटा, गैर हिंदी भाषी राज्यों ने इसका विरोध किया, गैर हिंदी भाषी राज्यों ने इसका विरोध किया, राज्यों ने इसका विरोध किया। इसका विरोध किया। ठीक है, गैर हिंदी भाषी राज्यों ने इसका विरोध किया, तो संविधान सभा में बहस हुई। ठीक, 11 से 14 सितंबर 1949। क्लियर है बेटा,
11 से 14 सितंबर 1949। और ठीक है, उसके बाद जो नियम समिति थी, नियम समिति ने 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया, इसलिए हम 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद भाग 17 में बेटा ठीक है 4 खंड है। संघ की राजभाषा 343, 344, मैंने 343 बता दिया। 343 में मैंने बताया 343 क्लॉज 1 भैया जी। ठीक है, क्या बताया भैया जी हमने? 343 क्लॉज 1 बताया। और 343 क्लॉज 1 में भैया जी ठीक है हमने क्या बोला? 343 क्लॉज 1 में भैया जी हमने बोला कि संघ की राजभाषा हिंदी है, संघ की ठीक है राजलिपि देवनागरी लिपि है, लेकिन गणितीय मान अथवा संख्याओं को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ही प्रदर्शित करेंगे। जो विदेशी पद्धति है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ही हम प्रदर्शित करेंगे, उनको हम देवनागरी लिपि में प्रदर्शित नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिख रखा है ना 3 4 3 3 4 ठीक है ना 4, तो अगर ये मान के चलिए देवनागरी होती तो मैं ऐसे करके 3 लिखता है ना, और 4 को पता नहीं कैसे लिखते थे, ऐसे करके 4 को तो मैं भूल गया। ठीक है, तो इस तरह से तो वो नहीं लिखेंगे हम, है ना। इसके बाद इसमें ये है भैया 343 क्लॉज 2 में। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है, अब यहाँ पर एक और बहुत इंपोर्टेंट प्रावधान है, और वो क्या है सर? वो है 343 क्लॉज 2। 343 क्लॉज 2, 343 क्लॉज 2 में ये बोला गया है कि 26 जनवरी 1950 को ठीक है 26 जनवरी 1950 को हिंदी को ठीक है प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। लेकिन इसके बाद आगे आने वाले 15 वर्षों तक राजकीय कार्यों में हम अंग्रेजी का भी प्रयोग करते रहेंगे, यदि तब तक करते रहेंगे जब तक कानून बनाकर संसद ठीक है यह निर्णय नहीं ले लेती कि नहीं अब अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा, अब केवल हिंदी का होगा, तो तब तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। 15 साल बाद ही संसद कानून बनाएगी। तो संसद ने जल्दबाजी दिखाते हुए 1963 में ही कानून बना दिया। ठीक है, और 1963 में बोला कि हिंदी राज्य की भाषा बनी रहेगी और अंग्रेजी का भी प्रयोग होता रहेगा। फिर इसमें संशोधन हुआ 1967 में, तो ये बोल दिया जब तक कोई भी एक राज्य जिसने हिंदी को अभी तक अपने राज्य की भाषा का दर्जा नहीं दिया, कोई भी एक सिंगल राज्य, जब तक एक भी राज्य बचा हुआ है जिसने हिंदी को अपना राज्य की भाषा का दर्जा नहीं दिया, ठीक है हिंदी को राज्य की भाषा का दर्जा नहीं दिया, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। जब तक किसी भी एक राज्य ने, कोई भी एक राज्य अगर बच गया जिसने अभी तक हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा नहीं दिया, तब तक अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता रहेगा, तब तक अंग्रेजी के राजभाषा के प्रयोग में होता रहेगा। क्लियर है? अब राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं, अब ये जो राज्य अथवा प्रादेशिक भाषा है, राज्य अथवा प्रादेशिक भाषा है, तो बेटा इसका जिक्र 345 में बोला है कि जब तक कोई भी राज्य विधानमंडल हिंदी को अपनी या किसी अन्य रीजनल लैंग्वेज को अपनी लेकिन राज्य की भाषा सेलेक्ट नहीं कर लेता, तब तक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, तब तक राजभाषा के रूप में। अच्छा, अब ये 9 राज्य शेर निकले, 9 शेर राज्य निकले, जिनमें से उत्तर प्रदेश है बच्चे, ठीक है उत्तर प्रदेश ने, जिनमें से उत्तराखंड ने, जिनमें से मध्य प्रदेश ने, जिनमें से छत्तीसगढ़ ने, जिनमें से बिहार ने, ठीक है झारखंड ने, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली ने हिंदी को अपने राजभाषा के रूप में बच्चे सेलेक्ट कर लिया है यहाँ के विधानमंडल ने। और हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में महाराष्ट्र गुजरात एक साथ बने हैं, पंजाब चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। ठीक है, बड़ा सिंपल है याद करना, बड़ा सिंपल है। चलिए ठीक है, अब अंग्रेजी को जिन्होंने राज्य की भाषा के रूप में, तो वो MMAN, ठीक है मैं भूल गया था, MMAN है बच्चे, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड। बड़ा सिंपल है, नॉर्थ ईस्ट के हैं बच्चे चारों के चारों जिन्होंने अंग्रेजी को राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दी है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। 345 हो गया। अब आर्टिकल 346 आता है। आर्टिकल 346 है जी, आर्टिकल 340 अस्मिता। चलो क्लियर है? थम्स अप कर दो बेटा। तीन सौ 346, तो 346 बोलता है बेटा कि जो संघ की राजभाषा है, जो संघ की राजभाषा है, 340 बोलता है जी जो संघ की राजभाषा है, किसकी? संघ की। तो भैया जी जो संघ की राजभाषा है
वही संघ व राज्यों के बीच में, वही संघ व राज्यों के मध्य, वही संघ व राज्यों के मध्य, और ठीक है ना, राज्य व राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य, राज्य व राज्यों के मध्य पत्राचार का माध्यम रहेगी, पत्राचार का माध्यम रहेगी, चार का माध्यम रहेगी। तो जो संघ की राजभाषा है उसने बोला है कि वो संघ और राज्यों के मध्य और राज्य और राज्यों के मध्य पत्राचार का माध्यम रहेगी, जो संघ की राजभाषा है। मतलब संघ की राजभाषा ही, ठीक है ना, संघ और राज्यों के बीच में या विभिन्न राज्यों के बीच में पत्राचार का माध्यम संघ की राजभाषा रहेगी, मतलब हिंदी रहेगी संघ की राजभाषा। दूसरा अंग्रेजी भी, क्योंकि अंग्रेजी स्वीकार की जानी है राजभाषा के तौर पर। जब तक कोई भी एक राज्य जो अभी तक जिसने हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया, ठीक है ना, अगर वो तब तक, ठीक है, हिंदी को राजभाषा नहीं बना लेता, तब तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में प्रयोग होती रहेगी। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज के तौर पर अंग्रेजी राजभाषा के रूप में प्रयोग होती रहेगी। ठीक है, 340। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 347। आर्टिकल 347 में बोला है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर, ठीक है ना, किसी भी राज्य की जनसंख्या का अधिकांश मतलब 50% से ऊपर, तो किसी भी राज्य की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा, मैंने क्या बोला, किसी भी राज्य की जनसंख्या का बच्चे अधिकांश हिस्सा जो, ठीक है, एक भाषा बोलता है, जो एक भाषा बोलता है और उसी को अपनी राजभाषा बनाना चाहता है, तो राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे देगा। राजभाषा बनाना चाहता है तो राष्ट्रपति इस बात की अनुमति दे देगा। तो राष्ट्रपति इस बात की क्या दे देगा बच्चे, अनुमति दे देगा। मैंने सिंपल सी बात बोली है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि राज्य की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा जो एक भाषा बोलता है, ठीक है ना, वो अगर उसको राजभाषा बनाना चाहता है तो राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे देगा। आर्टिकल 347 में राष्ट्रपति बोल देगा, दे देगा अनुमति की, ठीक है भाई। जी ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, ये है पत्राचार की भाषा, ये क्या है, पत्राचार का माध्यम। लेकिन एक और आता है बेटा, बड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है कि संपर्क की भाषा। पत्राचार की भाषा और संपर्क की भाषा में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, पत्राचार की भाषा और संपर्क की भाषा में बेटा क्या होता है, बड़ा अंतर होता है ना। चलिए देखो, पत्राचार की भाषा का मतलब है कि संघ राज्यों को कोई, ठीक है ना, ऑफिशियल पत्र लिखता है, या राज्य, ठीक है, आपस में एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, तो संघ की जो राजभाषा है वही पत्राचार का माध्यम बनेगी। लेकिन संपर्क की भाषा, ध्यान रखना, अंग्रेजी होगी, ठीक है ना। संघ और राज्यों के मध्य संपर्क की भाषा अंग्रेजी होगी। राज्यों के मध्य, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है सर, पीसीएस में, और संघ और राज्यों के मध्य संपर्क की भाषा अंग्रेजी होगी, लेकिन इसका अनुवाद हिंदी में भी होगा। अनुवाद हिंदी में भी होगा। तो संपर्क की भाषा अंग्रेजी, लेकिन भैया जी अनुवाद हिंदी में भी होगा। अब आर्टिकल 348 पे आ जाते हैं। बस यही एक 348 बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। 348 में बोला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाएं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस भाषा में कार्य करेंगे। इसका मतलब क्या है सर, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी भाषा में कार्य करेंगे। बताओ बच्चे, कौन सी लैंग्वेज में कार्य करेंगे।
देखो बच्चे, एससी और ठीक है एचसी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। देखो बच्चे, जो राजभाषा अधिनियम 1963 है ना, पहले इसको देख लो। जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, एक्ट 1963, जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, वो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट एससी, ठीक है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही होगी, बस अंग्रेजी होगी सुप्रीम कोर्ट की भाषा। हाई कोर्ट की भाषा के बारे में बोला गया है कि राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को सिफारिश करे ठीक है जी, राज्यपाल यदि राष्ट्रपति को सिफारिश करे, बोलो मेरे साथ, राज्यपाल यदि राष्ट्रपति को ठीक है सिफारिश करे तो हाई कोर्ट की कार्यवाही हिंदी में हो सकती है। हाई कोर्ट की कार्यवाही हिंदी भाषा में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है। ठीक है, माना गया कि चलो हाई कोर्ट की कार्यवाही हिंदी में हो जाएगी, लेकिन 3 ऐसी चीज हैं जो हाई कोर्ट की किसी भी सूरत में अंग्रेजी में ही होंगी। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। कार्यवाही चलो ठीक है, हमने मान लिया कि कार्यवाही हो सकती है बच्चे, कार्यवाही हो सकती है, हिंदी में कार्यवाही हो जाएगी, लेकिन 3 ऐसी चीज हैं। सबसे पहला, हाई कोर्ट का निर्णय या आदेश, मतलब निर्णय, आदेश और डिक्री। ठीक है, तो 3 चीज भैया अंग्रेजी में ही होंगी। एक, हाई कोर्ट का निर्णय अंग्रेजी में ही सुनाया जाएगा, दूसरा आदेश अंग्रेजी में ही सुनाया जाएगा, और तीसरा डिक्री अंग्रेजी में ही होगी। ठीक है, निर्णय, आदेश और डिक्री अंग्रेजी में ही होगी। हाई कोर्ट की कार्रवाई हिंदी में हो सकती है अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर दे। क्लियर है बच्चे? लेकिन फिर भी 3 चीज भैया अंग्रेजी में ही होंगी। अंग्रेजी में ही होंगी, फिर भी 3 चीज। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब मैंने 344 छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं बेटा 344 में राजभाषा आयोग है, आर्टिकल 344 में मैं बता चुका हूं भैया। 344 में राजभाषा आयोग है, मैं इसको पढ़ा चुका हूं पूर्व में। तो आर्टिकल 344 में क्या है? ठीक है बच्चे, आपका एक राजभाषा आयोग है, और मैं आपको बता सकता हूं सर कि राजभाषा आयोग, जो पहला राजभाषा आयोग था, उसके अध्यक्ष बीजी खैर साहब थे, बाल गंगाधर खैर उनका नाम था। बीजी खैर साहब पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग में बच्चे एक अध्यक्ष होता है, और जितनी भी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं, सबसे एक एक सदस्य आता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो राजभाषा आयोग में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है राजभाषा आयोग में, प्लस ठीक है जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में अभी कितनी भाषा है? तो आप बोलेंगे सर 8वीं अनुसूची में अभी ठीक है 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषा है बच्चे, तो एक एक भाषा से एक एक सदस्य। ठीक है, हर एक भाषा से हर एक सदस्य, एक भाषा से एक सदस्य। ठीक है, तो इसलिए लिख देता हूं बच्चे, प्रत्येक भाषा से एक सदस्य, प्रत्येक भाषा से एक सदस्य। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे 22 सदस्य हो गए। तो राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष सहित 22 सदस्य होंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष सहित 22 सदस्य होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। पहला राजभाषा आयोग जो है वो श्री बीजी खैर जी की अध्यक्षता में बना था, श्री बीजी खैर जी की अध्यक्षता में 1955 में। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई। ठीक है जी, यहां तक कोई इशू नहीं। तो ये बचा हुआ था आर्टिकल 344, ये भी देख लिया। ठीक है, 348 भी देख लिया। अब आगे के आर्टिकल इतने महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, तो बस इतना ही। ठीक है, 8वीं अनुसूची पढ़ा चुका हूं, देखना बेटा। 8वीं अनुसूची में मैंने बताया है कि हमने 21वें संविधान संशोधन 1967 से सबसे पहले हमने सिंधी भाषा को जोड़ा। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा, और फिर हमने 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में हमने मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को जोड़ा। ठीक है, लिख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूं, 21वें संविधान संशोधन 1967 से सिंधी को जोड़ा,
71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा। 92 में संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से, ठीक है ना, हमने मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को जोड़ा। कुल मिलाकर 8वीं अनुसूची में अब 22 भाषाएं हैं, ठीक है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, अब 22 हैं, ठीक है। शास्त्रीय भाषाएं जो हैं, एक बच्चा पूछ रहे हैं, शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं, लिख लेना। शास्त्रीय भाषा 6 हैं। सबसे पहले तमिल को 2004 में जोड़ा, तमिल को 2004 में जोड़ा शास्त्रीय भाषा के तौर पर। फिर संस्कृत को 2006 में जोड़ा, संस्कृत को 2005 में जोड़ा, संस्कृत को 2005 में जोड़ा, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, फिर कन्नड़ को 2008 में ही, तेलुगु और कन्नड़ दोनों को 2008 में। इसके बाद मलयालम को 2011 में, मलयालम को 2011 में, मलयालम को। और सबसे लास्ट में इसमें जुड़ी है उड़िया, उड़िया को हमने 2014 में जोड़ा है, उड़िया को 2014 में जोड़ा है, ठीक है। तो इसलिए 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। शास्त्रीय भाषा का मतलब है जो लगभग 2000 साल पुरानी हो, लगभग मोटा मोटा, ठीक है, 1500 से 2000 साल पुरानी हो, उनकी अपनी पहचान हो, ठीक है, वो किसी से, ठीक है, तोड़ मोड़ के ना लाई गई हो, वो खुद की अपनी उनकी एक विशिष्ट संस्कृति और पहचान रही हो। आपने बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाई है सर, मुझे कभी पॉलिटी समझ नहीं आती थी, आपने कौन से बहुत अच्छे, यार आप लोग अच्छे पढ़ने वाले हैं इसलिए मैं अच्छा पढ़ा पाता हूं, ठीक है। चलिए थैंक यू। कुल मिलाकर, ठीक है, आज आपकी पॉलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई, पूरी पॉलिटी आज खत्म हो गई, ठीक है।